साल 2025 एक ऐसा साल जिसने देश को हर मोर्चे पर चौंकाया। राजनीति में दिल्ली में और बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत ने तो संगठन और कूटनीति में बड़े फैसले, विकास की तस्वीर में चेनाब और पम्बन ब्रिज और आस्था की कहानी में राम मंदिर, सुरक्षा के मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन नक्सल ने देश की ताकत दिखाई। तो वहीं अर्थव्यवस्था में टैक्स रिबेट, जीएसटी कट, टैरिफ वॉर के बीच मजबूत जीडीपी ने सबको चकित कर दिया। आज कहानी उन घटनाओं की जिन्होंने 2025 में पूरे हिंदुस्तान को चौंकाया और सरप्राइज कर दिया। वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ी चुनाव नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उस पर जनता के अगाध विश्वास को परिलक्षित करता है। साल 2025 ने राजनीति और कूटनीति दोनों मोर्चों पर बड़े सरप्राइज दिए। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और राजधानी को नया मुख्यमंत्री मिला। बिहार में भी प्रचंड जनादेश ने सियासी तस्वीर बदल दी। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बन गए। जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन को एक नई दिशा भी मिल गई और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया। और सिर्फ देश की राजनीति ही ने सरप्राइज नहीं किया, वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत कूटनीति ने भी साल को खास बना दिया। 2025 उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साल रहा। राजनीति से लेकर खेल, कूटनीति से लेकर आम आदमी की जेब तक, हर मोर्चे पर इस साल ने देश को चौंकाया। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास दिल्ली के लोगों का दिखा है। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत ने सियासी समीकरण बदल दिए। नतीजे ऐसे आए कि विरोधी भी हैरान रह गए। सारे सपनों को, सारी योजनाओं को दिल्ली में लेके आएंगे। इस विजय के अगर कोई शिल्पकार है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। इसके बाद बिहार में भी जबरदस्त जीत, जिसने ये साफ कर दिया कि जनता का मूड किस तरफ है। नाच रहे हैं विकास विकास, जो नीतीश जी का नारा उस सपना और पूरा होगा आगे। ये मोकामा की जनता भगवान है, भगवान ने ये जनता दे दी है जीत की प्रचंड बहुमत। और इसी कड़ी में पार्टी को मिला नया बीजेपी अध्यक्ष, जिसने संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा दी। वुमेन्स वर्ल्ड T20 शुरुआती हार के बाद टीम इंडिया का जबरदस्त कमबैक, जिसने साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं दबाव में भी इतिहास रच सकती हैं। हर मैच में जज्बा, हर जीत में गर्व। कूटनीति के मोर्चे पर भी साल ने सरप्राइज दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मजबूत डिप्लोमेसी ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, दुनिया की दिशा तय करता है। और सबसे बड़ी राहत आम आदमी के लिए, टैक्स में छूट, जीएसटी में कटौती, महंगाई के दौर में ये फैसले किसी संजीवनी से कम नहीं रहे। 12 लाख रुपए तक हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी। ये साल राजनीति, खेल, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था हर स्तर पर पॉजिटिव सरप्राइज बनकर सामने आया। साल ने चौंकाया भी और भरोसा भी दिलाया। दिल्ली की सियासत में इस साल वो हुआ जिसकी कल्पना भी आसान नहीं थी। दिल्ली ने चौंकाया और पूरे देश ने देखा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी की बम्पर जीत, सीटों का आंकड़ा इतना बड़ा कि विरोधी खेमे में सन्नाटा पसर गया। जनता ने
बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। आपको 5 साल मिले हैं, दिल्ली में बहुत दिक्कतें हैं, कोशिश करिएगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर आप दिल्ली में चुने गए हैं, अच्छा काम करिए दिल्ली में, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी को 48 सीटें मिली और 45.8% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और 43.8% वोट। सालों से सत्ता में जमी आम आदमी पार्टी का किला ढह गया और दिल्ली की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। जनता ने साफ संदेश दिया कि काम, नेतृत्व और भरोसे के साथ बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत ने ये साबित कर दिया कि राजनीति का मूड बदल चुका है। आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। लेकिन सरप्राइज यही खत्म नहीं हुआ। दिल्ली को मिला नया मुख्यमंत्री, ऐसा चेहरा जो संगठन की पसंद भी था और जनता की उम्मीद भी। शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली में नई सरकार, नई ऊर्जा और नए वादों की शुरुआत हुई। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। ये जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो दी है, तो लॉटरी नहीं पर एक पूरे देश की बेटियों को जो सम्मान मिला है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। कुल मिलाकर दिल्ली का ये चुनाव सिर्फ जीत नहीं था, ये था साल का सबसे बड़ा राजनीतिक सरप्राइज। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ राजधानी की राजनीति बदली, बल्कि देश की सियासी दिशा पर भी गहरी छाप छोड़ी। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ने संपत्ति सृजन किया, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। मानव सृजन करता नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। बधाई देना चाहूंगा हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। जिस बिहार को अक्सर जाति और समीकरणों की राजनीति से जोड़कर देखा जाता था, उसी बिहार ने इस बार परफॉर्मेंस, नेतृत्व और स्थिरता को वोट दिया। नतीजे आए तो सीटों का अंतर इतना बड़ा था कि विरोधी खेमे में जवाब कम और सवाल ज्यादा थे। इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था। ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। बीजेपी को 89 सीटें मिली और 20.4% वोट के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर जेडीयू, जिसे 85 सीटें मिली और 19.6% वोट। आरजेडी को 25 सीटें मिली और 23.4% वोट। एलजेपी को 19 सीटें और 5.1% वोट और कांग्रेस 5वें नंबर पर रही। कांग्रेस 6 सीट जीत पाई और वोट 8.9% मिला। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं थी, बल्कि जनता के भरोसे की जीत थी। गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक एक भावना साफ दिखी, अब बिहार आगे बढ़ना चाहता है। नीतीश कुमार जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार का विकास है, आज बिहार जो है अपने
अपने पटल पे अपना नाम को रोशन कर किए हैं। तो नीति ये सारा जो है जब से 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही ये है। बिहार का ये फैसला बना साल का बड़ा सरप्राइज, एक ऐसा नतीजा जिसने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बदली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी साफ संकेत दिया। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इस साल सियासत में एक बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और ये फैसला देश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सौभाग्य की बात है बिहार का कि बिहार के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन जी युवा हैं और पूरे देश के अंदर एक युवा के अंदर संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी 45 वर्ष के एक युवा को दिया है। यानी युवाओं के अंदर जो है पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है। नितिन नवीन बिहार के 5 बार जीतकर आए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी महज 45 साल की उम्र में, जो पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र का ये पद संभालने वाला चेहरा है। नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें भी हैं आपसे। मैं यही कहूँगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास किया। ये नियुक्ति सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बीजेपी की रणनीति में बदलाव और भविष्य की राजनीति के प्रति पार्टी की सोच को भी दर्शाती है। उनके अनुभव में संगठनात्मक क्षमता, चुनावी राजनीति और युवा शक्ति का मिश्रण है जो पार्टी के लिए अगले बड़े राजनीतिक अभियानों में अहम भूमिका निभा सकता है। पटना के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने जाने के साथ साथ नवीन ने 2025 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, जो उनकी लोकप्रियता और जनजोड़ की ताकत को बताता है। ये निर्णय न सिर्फ बीजेपी के संगठन को नई ऊर्जा देगा बल्कि देश की राजनीति में भी एक नए नेतृत्व की उभरती तस्वीर पेश करेगा। साल की ये राजनीतिक घटना न सिर्फ सरप्राइज भरी थी बल्कि उम्मीदों और नई दिशा की शुरुआत भी साबित हुई। इस साल दुनिया की राजनीति में अगर किसी एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा तो वो थी मोदी पुतिन की कार डिप्लोमेसी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक तनाव अपने चरम पर है, भारत ने संतुलन, संवाद और आत्मविश्वास से दुनिया को सरप्राइज दिया। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। संदेश ये कि भारत किसी एक खेमे में नहीं बंधता, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा रहता है। ऊर्जा सुरक्षा हो, रक्षा सहयोग हो या वैश्विक स्थिरता, हर मुद्दे पर भारत ने मजबूती से अपनी बात रखी। जहां कई देश दबाव की राजनीति में उलझे दिखे, वहीं भारत ने डिप्लोमेसी से रास्ता निकाला। यही वजह है कि भारत आज न सिर्फ सुना जाता है बल्कि माना भी जाता है। मोदी पुतिन संवाद ने ये साबित किया कि भारत युद्ध नहीं, शांति और संतुलन का पक्षधर है। That the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। इस रिश्ते में भरोसा भी है, सम्मान भी और भविष्य की रणनीति भी। लिहाजा ये मुलाकात बनी साल का सबसे बड़ा कूटनीतिक सरप्राइज, क्योंकि इस बार भारत न झुका, न टकराया, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाई।
साल 2025 से सुरक्षा के मोर्चे पर भी देश को चौंकाया। सीमा पार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने तेज, सटीक और निर्णायक कार्रवाई से दुश्मनों को हैरान कर दिया। वहीं देश के भीतर ऑपरेशन नक्सल ने जंगलों में जमी हिंसा की जड़ों को हिला दिया। बिना शोर लेकिन असरदार कार्रवाई के जरिए इन दोनों ऑपरेशंस ने देश को एक बड़ा और पॉजिटिव सरप्राइज दिया। साल 2025 वो साल जिसने भारत की सुरक्षा नीति, आतंकवाद पर उसका नजरिया और पाकिस्तान के लिए उसका संदेश सब कुछ बदल दिया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के पहलगाम में। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कश्मीर का पहलगाम शांति, प्रकृति और टूरिज्म की पहचान है, लेकिन उसी खूबसूरती के बीच सैलानियों से भरे इलाके में आतंकियों ने 2 दिशाओं से फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई और कुछ ही मिनटों में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। जांच में सामने आया हमले की साजिश पाकिस्तान और पीओके में रची गई। भारत समझ चुका था ये हमला सिर्फ घाटी पर नहीं, सीधे भारत की संप्रभुता पर। और फिर 7 मई 2025 रात 2:18 पर भारत ने दिया जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार किए बिना सीधे आतंक पर वार किया और 70 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। ये सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए साल का सबसे बड़ा सरप्राइज था। We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in. And then we decided on those 9 targets. दुनिया ने देख लिया, भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। और हमले के 97 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। 2025 ने भारत को याद दिलाया, सुरक्षा सिर्फ सीमा की जिम्मेदारी नहीं, ये देश की चेतना है। बदले की इस कार्रवाई को देखकर दुनिया चकित रह गई। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। जंगलों में छिपे जिन नक्सली नेताओं को सालों से अजेय माना जाता था, 2025 में या तो मारे गए या फिर हथियार डालने पर मजबूर हुए।
कई बड़े नक्सली कमांडरों का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया। इकतीस मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बसव राजू मारा गया। 2 करोड़ का इनाम था। हिडमा उर्फ माडवी हिडमा बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली था। इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। 18 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के मारिदुमिल्ली जंगलों में मारा गया। सितंबर 2025 में नारायणपुर में एनकाउंटर में 63 साल का राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारा गया। इस मुठभेड़ में कदारी सत्यनारायण रेड्डी भी मारा गया। दोनों सेंट्रल कमेटी में सचिव थे। नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था हिडमा, इसका भी नाम है। सुरक्षा बलों ने सटीक रणनीति, बेहतर खुफिया जानकारी और स्थानीय सहयोग के दम पर नक्सल इलाकों में पकड़ मजबूत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अलग अलग एनकाउंटर में सिर्फ 2025 में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए। लगातार सर्च ऑपरेशन से और सप्लाई लाइन कटने से नक्सली संगठन अब बिखरने लगे हैं। इस साल कई नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुना है। मेरे लिए सरेंडर करने के बाद मेरे लिए अच्छा लग रहा है सर। हम परिवार बेटी के साथ हम साथ में रह रहे हैं। नक्सल संगठन में इससे पहले हम लोग अलग अलग क्षेत्र में रह के हमारा जो जिम्मेदारी का कार्य करते थे। ये बताइए सोडी भैया जी, आपने जब नक्सलवाद मूवमेंट छोड़ा उसके बाद से आपको, आपके परिवार को कोई धमकियां आई क्या उनकी तरफ से? जी, अब परिवार को तो नहीं आया सर, मेरे लिए आया है। गद्दार बोल के प्रस्ताव में लिखा है, तो हम देखे कि गद्दार नाम से मेरे को और मेरे पत्नी को भी गद्दार नाम से ही मतलब। सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदल दी। We are walking into the Sukma jungles in search of cleaning up the Naxals that are here. This is the night patrol, and they're equipped with night vision goggles, and they are searching, and of course have to be extremely careful because this is completely laid with mines. So there's a minesweeper with us to check out, and there's an advanced party that also checks out that the route is clear. जो इलाके कभी डर की पहचान थे, वहां अब उम्मीद नजर आने लगी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन नक्सल नक्सलवाद को खत्म करने की सबसे निर्णायक कोशिश है। यही वजह है कि देश ही नहीं, दुनिया भी हैरान है। हाल ने अर्थव्यवस्था, आयोजन और खेल तीनों मोर्चों पर चौंकाया। टैक्स रिबेट और जीएसटी कट ने आम आदमी की जेब को राहत दी, तो टैरिफ वॉर के बीच भी जीडीपी ने मजबूती का संकेत दिया। देश में महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन ने आस्था और व्यवस्था की ताकत दिखाई, तो खेल के मैदान में वर्ल्ड T20 विमेंस में हार के बाद दमदार वापसी साल का बड़ा स्पोर्ट्स सरप्राइज बन गई। ये साल आम आदमी के लिए भी बड़ा सरप्राइज लेकर आया। महंगाई, खर्च और दबाव के बीच सरकार ने ऐसा फैसला किया जिसने सीधे सीधे लोगों की जेब को राहत दी। Periodically reduce their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
टैक्स के बोझ में दबे मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट का निर्णय उम्मीदों से ज्यादा था, क्योंकि उम्मीद सिर्फ 10 लाख तक छूट की थी। लेकिन जब मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट आया तो मिडिल क्लास पीएम मोदी के सरप्राइज से बम बम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से मिडिल क्लास का दिल जीत लिया था। 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। इस फैसले के बाद जिसकी कमाई 8 लाख सालाना थी उसे 30,000 रुपए बचने लगे। जिसकी कमाई 9 लाख थी उसे अब सीधा फायदा 40,000 का हो रहा है। 10 लाख की आय वाले को 50,000 का सीधा टैक्स में अब फायदा है। 11 लाख की सालाना आय वाले को तो ये फायदा 65,000 तक का है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले टैक्स फ्री है और फायदा सीधा 80,000 रुपए का है। यानी जो 1 लाख रुपए महीने की कमाई करते हैं उन्हें टैक्स की नई प्रणाली के तहत सीधा फायदा 80,000 रुपए का है। टैक्स रिबेट बढ़ी, टैक्स स्लैब में सुधार हुआ और लाखों लोगों के लिए टैक्स का बोझ हल्का हो गया। ये फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर महीने की सैलरी, ईएमआई और घरेलू बजट में साफ नजर आया। सरकार एक तरफ से आम पब्लिकों को राहत देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें तो उसे दिल से भी धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो पहले आदमी ये सोचता था कि 5 लाख से ऊपर का इनकम को कैसे दिखाएं। सरकार का संदेश साफ था कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को अब इनाम मिलेगा। इस फैसले ने न सिर्फ टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ाया बल्कि खपत और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिली। इनकम टैक्स के बीच एक ऐसा सरप्राइज आया जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा था। जीएसटी में कटौती। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। महंगाई के दबाव के बीच जब घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा था, तभी सरकार का यह फैसला लोगों के लिए राहत की खबर बनकर आया। जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर 2 कर दिया गया है। 5% और 18% का सिर्फ 2 स्लैब रह गया। दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री हो गए। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स खत्म हो गए। 33 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री कर दिए गए। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% लगने लगा। अब ब्रांड से कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है आइटम की नेचर के ऊपर। और आइटम की नेचर अगर ये कॉस्मेटिक्स वाला है तो ये सब 5% की आइटम में सब चली गई हैं। और अब क्योंकि जैसे अगर आप 1000 का पहले सामान लेते थे तो 1180 रुपये लगते थे, अब आपको 1050 रुपये लगेगा, तो 130 रुपये की सीधी आपको बचत होगी। यानी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कम टैक्स, कम खर्च और ज्यादा राहत। खाने पीने का सामान हो, घरेलू इस्तेमाल की चीजें हो या कुछ जरूरी सेवाएं, जीएसटी में कमी ने बाजार में फिर से रफ्तार भर दी। बेसिक प्राइस होता है उस पर 10% जीएसटी कम हो जाएगा। अब उस पर कम हो चुका है। कम हो तो लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि भाई हम आ रहे हैं खरीदने के लिए जरा। अब तो नहीं, 1 हफ्ता पहले आनी शुरू हो गई। होना शुरू किया ना, तो लोग आ रहे हैं अब खरीदारी आ रहे हैं। शॉपिंग के लिए और थोड़ा बजट हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो अच्छा ही है हमारे लिए। पहले थोड़ा सा लगता था लोगों को क्योंकि यहाँ पे मास ब्रांड का ज़्यादा वो था, अभी लग्जरी ब्रांड्स पर भी थोड़ा बहुत फ्रीडम है जीएसटी का, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट है बिजनेसमैन को भी और ऐसा कस्टमर हम लोगों को भी।
इस फैसले का असर सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं रहा। छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी भी इसे साल का बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मान रहे हैं। ये साल खेल के मैदान पर भी सरप्राइज लेकर आया। एक के बाद एक हार हो रही थी, दबाव चरम पर था, लेकिन ड्रेसिंग रूम में हार नहीं मानी गई। खिलाड़ियों ने खुद पर भरोसा रखा। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत का ये कमबैक साबित करता है कि हार अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत होती है। और यही वजह है कि महिला टीम का ये प्रदर्शन बना साल का सबसे पॉजिटिव स्पोर्ट्स सरप्राइज। इस बार लड़कियां हारी नहीं, लौटी और जीत कर लौटी।